नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 साइंस का मॉडल पेपर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है। आशा करता हूं दोस्तों अगर आप फुल तक देखोगे तो हो सकता है बोर्ड में मिल सकते हैं इसमें से क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बायोलॉजी का पोर्शन। ठीक है, तो उपखंड का यानी बायोलॉजी से संबंधित है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं, अगर हमको ये पता होना चाहिए तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा सही हो सकता है। तो सबसे पहले चीज़ हम देखेंगे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम अपघटित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जिन्हें हम अपघटित कर सकते हैं उन्हें हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, और जिन्हें हम नहीं कर सकते हैं उसे हम अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं। ठीक है, तो निम्न जो समूह दिए गए हैं इनमें से देखना कि कौन सा पदार्थ ऐसा है जो अपघटित नहीं हो सकता है। तो पहला ऑप्शन जैसे देखा जाए तो घास, पुष्प एवं चमड़ा, इन तीनों को हम अपघटित कर सकते हैं, मतलब ये हमारा गलत आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं घास, लकड़ी एवं प्लास्टिक। घास और लकड़ी को तो किया जा सकता है लेकिन प्लास्टिक को नहीं किया जा सकता है। लेकिन चलिए अगले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगले जो समूह दिए गए हैं, अगले में दिया गया है फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस अपघटित किया जा सकता है। चौथा दिया गया है केक, लकड़ी एवं घास, इसे भी अपघटित किया जा सकता है। मतलब आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख, घास, लकड़ी एवं प्लास्टिक। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक को हम अपघटित नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है। फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर हमको देखना है तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो हृदय होता है उसमें किस भाग में शुद्ध रुधिर होता है और किस भाग में अशुद्ध रुधिर होता है। तो ये बायां भाग होता है, बायां अलिंद और बायां निलय। इधर दायां अलिंद, दायां निलय। तो हृदय का जो दायां भाग होता है इसमें सदैव अशुद्ध रुधिर होता है। ठीक है, जो बायां भाग होता है उसमें क्या होता है, शुद्ध रुधिर पाया जाता है। तो फेफड़ों में शुद्ध रुधिर किससे जाएगा, तो फेफड़ों से शुद्ध रुधिर जो है बाएं निलय से जाएगा। अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा बाएं निलय, यानी ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि यकृत संश्लेषित करता है, मतलब यकृत के द्वारा किसका निर्माण होता है। संश्लेषण मीन्स होता है निर्माण करना। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है शर्करा, बी दिया गया है रुधिर, तीसरा दिया गया है यूरिया, चौथा दिया गया है प्रोटीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिया। ठीक है, यकृत क्या करता है, यूरिया का संश्लेषण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर का भ्रूणपोष। और ये भ्रूणपोष जो होता है ये 3n नंबर होता है, मतलब त्रिगुणित कोष का होते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन यहीं पर किया जाए कि निषेचन के पश्चात किसका निर्माण होता है, तो निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। जबकि द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन के पश्चात जो है वो भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न कालमों का मिलान कीजिए। तो सबसे पहले नंबर पर हम देखते हैं, दिया गया है अमोनिया उत्सर्जी। अमोनिया उत्सर्जी कौन सी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थिल मछलियाँ। बोमेन संपुट किससे संबंधित है, वृक्क नलिका से संबंधित है। मूत्रण किससे संबंधित है, तो मूत्रण मूत्राशय से संबंधित है। यूरिया अम्ल उत्सर्जी कौन होते हैं, तो पक्षी होते हैं। तो इसका अगर सही आंसर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाढ़ के किनारे छोटे चेक बांध बनाने में आवश्यक है, क्योंकि ये क्या करते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है खेती के लिए पानी रखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है पानी रोकते हैं और मृदा अपरदन से बचाते हैं। तीसरा दिया गया है स्थलीय जल का संग्रहण करते हैं। चौथा दिया गया है हमारे लिए पानी रोकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हमारे लिए एक क्या करते हैं, एक तो पानी रोकते हैं और मृदा अपरदन से बचाते हैं। तो ये सही हो गया। चौथा ऑप्शन है कि हमारे लिए पानी रोकते हैं। तो जहाँ पर दूसरा और चौथा सही है, मतलब इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर क्या दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर 8 पर कह रहा है कि मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो मनुष्य में अगर बात की जाए तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक होता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है अग्रचवर्णक, और चौथा होता है चवर्णक। मतलब मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं, लेकिन ये 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक दांत जो होते हैं ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? काटने का कार्य करते हैं। रदनक जो है ये चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। जबकि चवर्णक और अग्रचवर्णक जो होते हैं ये भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करते हैं। ठीक है, अगर इनकी हम संख्या के बारे में बात करें तो कृंतक दांत जो होते हैं इनकी संख्या होती है 8। कितनी होती है? 8 होती है। जबकि रदनक दांत 4 होते हैं, अग्रचवर्णक 8 होते हैं और चवर्णक दांतों की संख्या 12 होती है। इस प्रकार कुल दांतों की संख्या 32 हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकृति में कायिक जनन किस प्रकार होता है? कायिक प्रवर्धन को उदाहरण सहित समझाइए। कायिक जनन के महत्व पर टिप्पणी करें। तो कायिक जनन क्या होता है? पौधे के किसी भी भाग से, पौधे के, मान लीजिए पौधा है, इसके किसी भी भाग से, वो चाहे तना हो चाहे पत्ती हो, ठीक है, इन सब से अगर नए पादप की उत्पत्ति हो रही है, नए पादप की उत्पत्ति हो रही है तो उसे हम कहेंगे कायिक जनन। मतलब परिभाषा क्या हो जाएगी कि पौधे के किसी भी भाग से, पौधे के किसी भी भाग से नए पादप की उत्पत्ति कायिक जनन कहलाती है। ठीक है, अब कायिक प्रवर्धन को उदाहरण से समझाना है। ये कई 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन कैसे होता है? जैसे जड़ के द्वारा, जड़ के रूप में, जैसे मेंथा होते हैं, कुछ पौधे होते हैं जिनमें जनन जड़ों के द्वारा करवाया जाता है। जैसे मेंथा सभी को पता है, सभी लगाते हैं, तो जड़ का ही तो प्रयोग हम करते हैं। तो जड़ों के द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति कर ली जाती है। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो जड़ हो गया। जड़ के बाद में हम तने की बात करें, अगर तने की बात करें हम तो गन्ना आता है। गन्ने की बुआई जो है उसका तना ही काट कर तो किया जाता है, तो तने से जो है पौधा बन जाता है। या जैसे गुलाब है, गुलाब की कलम लगाते हैं तो ये भी तो तना ही तो होता है। ठीक है, तो जड़ हो गया, तना हो गया। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो होता है पत्तियों में या पत्तियों के द्वारा जनन। कुछ पौधे होते हैं जिनमें जनन पत्तियों के द्वारा होता है, जैसे अजूबा है तुम्हारा, और या इसी को हम ब्रायोफिलम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जनन पत्तियों के द्वारा होता है। अब हम आगे बात करते हैं तो आगे इसी में आता है हमारा कि कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम जो मनुष्यों के द्वारा करवाया जाता है, जैसे हो गया हमारा दाब विधि। इसमें हम क्या करते हैं, किसी पौधे की एक शाखा को जमीन में, मिट्टी में दाब देते हैं और जब इसमें से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं तो यहाँ से हम पृथक करके वो नया पादप हम तैयार कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है गूटी विधि द्वारा। किस गूटी विधि द्वारा? इसमें क्या करते हैं, इसमें पादप की जो शाखा होती है उसको हम छील देते हैं और उस पर खाद्य युक्त मिट्टी को लपेटकर बांध दिया जाता है और जब यहाँ से जड़ें निकल आती हैं तो उस भाग को हम पृथक करके दूसरी जगह पर रोपित कर देते हैं। इस प्रकार से भी कायिक जनन हो जाता है। एक और विधि है कलम विधि। कलम विधि में सभी को पता है कि इसमें क्या किया जाता है कि पौधे के तने को काटकर उसकी छोटी छोटी कलमें बना ली जाती हैं और उसे फिर आरोपित कर दिया जाता है, जिससे नया पादप तैयार कर लिया जाता है। तो ये हो गया हमारा कायिक जनन। ठीक है, अब अगर हम बात करें महत्व के बारे में तो महत्व बहुत है कायिक जनन में। पहली चीज़ कि इसमें समय कम लगता है, इस विधि में समय की बचत होती है। पहला पॉइंट ही हो जाए, इस विधि में समय की बचत होती है। दूसरी चीज़, इसमें धन नहीं व्यय होता है, अधिक धन नहीं लगता है। ठीक है, अगली चीज़ कि इसमें जो पौधे प्राप्त होते हैं वो शुद्ध नस्ली होते हैं। क्या होते हैं? शुद्ध नस्ली पौधे प्राप्त होते हैं। अगली चीज़ कि इसमें जो लक्षण होते हैं वो माता पिता के सेम लक्षण उसकी संतानों में जाते हैं।
इस प्रकार विभिन्नताएं इसमें ज़्यादा प्रकट नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा लिखिए तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो ये पौधा है, इसके वायवीय भाग से, वायवीय का मतलब जो भूमि के ऊपर होता है, तो पौधे के वायवीय भाग से होने वाली जल की हानि, होने वाली जल की हानि को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है। अगर बात करें तो वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। एक होता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, दूसरा होता है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन और तीसरा होता है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, रंध्रों के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वातरंध्रों के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, जबकि उपत्वचा के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अब आगे बात कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभावित करने वाले कारक बताइए। प्रभावित करने वाले कारक का मतलब कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो पहला पॉइंट हो जाएगा तापमान। क्या हो जाएगा? तापमान। अगर तापमान अधिक होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी, और अगर तापमान कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम हो जाएगी। अर्थात तापमान क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्रकाश। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश भी क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है। अगर प्रकाश तेज होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा होगी, अगर प्रकाश कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है? वायुमंडल में उपस्थित जो नमी होती है उसे हम आर्द्रता कहते हैं। अगर वायुमंडल में आर्द्रता होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर प्रभावित होगी। ठीक है, अगला पॉइंट जैसे हो गया वर्षा हो गया। अगर वर्षा ऋतु होगी या वर्षा होगी तो भी क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन की दर प्रभावित होगी। तो इस प्रकार से 3, 4, 5 प्रभावित करने वाले कारक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लैमार्कवाद का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। लैमार्कवाद क्या है? जैव विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लैमार्क, जिनका नाम लैमार्क था। तो इन्होंने एक अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे ही लैमार्कवाद कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। क्या कहा था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। अंगों का प्रयोग तथा अनुप्रयोग होता है, मतलब जीवधारी जिन अंगों का प्रयोग ज़्यादा करेंगे वो अधिक विकसित हो जाएंगे, और अगर जिन अंगों का प्रयोग वो नहीं करते हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, इस पर इन्होंने उदाहरण दिया था, जिराफ का उदाहरण दिया था। जिराफ के बारे में इन्होंने बताया था कि पहले जो जिराफ होते थे उनकी गर्दन और अगली टांगे जो है वो लंबी नहीं होती थी। क्या हुआ कि एक बार जब सूखा पड़ गया तो धीरे धीरे वनस्पतियां जो घास फूस थी वो नष्ट हो गई, जिसके कारण जिराफों ने जो है पेड़ पौधों की पत्तियों को खाना प्रारंभ कर दिया। अब नीचे की जब पत्तियां समाप्त हो गई तो इन्होंने ऊपर की पत्तियों को खाना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ? इन्होंने अगली टांगों और अपनी गर्दन का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? गर्दन का प्रयोग किया, जिसके कारण इनकी अगली टांगे और जो गर्दन है वो अधिक विकसित हो गए और इनकी गर्दन विकसित हो गई। ये लक्षण इनमें स्थायी हो गया और यही लक्षण इनके संतानों में जाने लगा। ठीक है, तो ये था लैमार्कवाद। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण पर कृषि प्रक्रमों के कुछ हानिकारक प्रभाव बताइए। मतलब पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है उसको हमको बताना है। किससे? कृषि प्रक्रमों से, मतलब जो भी हम खेती में करते हैं उससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इससे पर्यावरण पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। जैसे हम खेतों में जो है जो खरपतवार होते हैं उनको जब हम जला देते हैं तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, जिसके कारण वायु प्रदूषण भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती जा रही है दिन प्रतिदिन। दूसरी चीज, हम हानिकारक रसायनों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण जो मृदा में पाए जाने वाले किसान मित्र होते हैं अर्थात जो केंचुए होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। अब जिसके कारण मृदा हमारी जो है धीरे धीरे क्या हो जा रही है? बंजर होती जा रही है। ठीक है, तो ये सब हो जाएंगे।
आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।